दोस्तों राम राम। सभी भाई बहनों को राम राम। आप सभी बढ़िया होंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। मुकराम गुर्जर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है तथा यहाँ पर अपन रीड साइकोलॉजी का जो पार्ट है उसमें नए जो चैप्टर जोड़े गए हुए हैं सिलेबस में, साइकोलॉजी के में नए जो पॉइंट जुड़े हुए हैं, जैसे चिंतन है, कल्पना है, तर्क है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, जिससे आगे की वीडियो बनाने में हमें आपका सहयोग मिले और मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। अब नंबर 1 पर है अपना चिंतन, क्योंकि अपन यहाँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको वही चीज़ उपलब्ध कराएंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वस्तुएं। जो भी मैटर होगा वो एकदम ऑथेंटिक होगा। ठीक है भाई, देखिए चिंतन क्या है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया होती है। चिंतन क्या होती है? एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो सभी प्राणियों में होती है। ठीक है, क्योंकि मानसिक प्रतिमाएँ होना, प्रत्यय बनना, वो सभी का है चिंतन की क्या है, एक तरह से मानसिक प्रक्रिया होती हैं और ये सभी प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट होता है चिंतन वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है। हमें हमारे वातावरण से जो भी सूचनाएं मिलती हैं उनका जोड़ तोड़ हमारे मन में चलता रहता है, तो वही क्या है, चिंतन होता है। तो सीधी सीधी लाइन आती है कि भाई चिंतन वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का क्या है, जोड़ तोड़। ठीक है। अगला पॉइंट आता है चिंतन एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया है जो किसी समस्या और उसके समाधान के बीच सही अनुक्रिया के बीच होती है। क्या है? चिंतन एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया है जो समस्या और उसके समाधान के बीच की सही अनुक्रिया के बीच होती है। क्या होती है इसके लिए? चिंतन के लिए समस्या होती है। समस्या होगी जब तो चिंतन होगा, और उसके लिए क्या करते हैं, समाधान। उसके बीच की जो अनुक्रिया होती है वही क्या है, चिंतन। तथा चिंतन समस्या और समाधान के बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करती है। ठीक है सर। एक साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक हुए विटेकर, उन्होंने चिंतन के बारे में कहा है। विटेकर साहब कहते हैं चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा है। चिंतन को सीधा प्रश्न बनता है कि चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार किसने कहा है, तो क्या आएगा, विटेकर। ठीक है साहब। नेक्स्ट, चिंतन के प्रकार। तो चिंतन के प्रकारों को साइकोलॉजिस्ट जिक्वार्डो रुक तथा 1977 के अनुसार 2 प्रकार से बांटा है। चिंतन के कितने प्रकार हैं? 2। सीधा प्रश्न बनता है जिक्वार्डो तथा रुक के अनुसार चिंतन को कितने प्रकारों में बांटा गया है या कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 प्रकारों में। कितने? 2 प्रकारों में। चिंतन को 2 भागों में बांटने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो कौन है? जिक्वार्डो तथा रुक। और कब बांटा? 1977। लेकिन 1977 मायने नहीं रखता है, जबकि जिक्वार्डो तथा रुक जो नाम है ये अपने आप में मायने रखते हैं। पहला चिंतन का प्रकार है स्वैली चिंतन। स्वैली चिंतन। ठीक है साहब। दूसरा होता है अपना यथार्थवादी चिंतन। कौन सा? यथार्थवादी चिंतन। तो देखते हैं पहला स्वैली चिंतन क्या है।
देखो, जो स्वैली चिंतन होता है इसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। क्या करता है? कल्पना करता है, विचारों की एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है स्वैली चिंतन में। जैसे सपने देखता है, स्वप्न चित्र बनाता है, हवाई किले बनाना सपने में, तो वो क्या है? स्वैली चिंतन करना है। कहने का मतलब है स्वप्न में जो चिंतन किया जाता है वही क्या है? स्वैली चिंतन। जैसे उदाहरण के लिए स्वप्न चित्र, अभिलाषा। ठीक है, इस चिंतन की दूसरा पॉइंट है स्वैली चिंतन। स्वैली चिंतन में इस चिंतन की खास बात यह है कि इसमें समस्या का समाधान नहीं होता है। जो स्वैली चिंतन है उसमें क्या है? समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। स्वप्न देख रहे हैं हम, स्वप्न क्या है? उसके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। स्वप्न चित्र, सपने में हम चित्र बना रहे हैं, ये हो जाएगा, तो उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ठीक है साहब। तो मेन पॉइंट अगर क्या आता है कि किस चिंतन में समस्या का समाधान नहीं होता है, तो स्वैली चिंतन में समस्या का समाधान नहीं होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है अपना यथार्थवादी चिंतन। इसके 3 भाग हैं। इसके 3 भाग होते हैं: अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। पहला है अभिसारी चिंतन। अब देखते हैं अभिसारी चिंतन क्या है। इसे जो अभिसारी चिंतन होता है इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। क्या? निगमनात्मक चिंतन। सीधा प्रश्न बनता है निम्न में से निगमनात्मक चिंतन है तो क्या आएगा? अभिसारी चिंतन। तो देखते हैं अभिसारी चिंतन में क्या होता है। इसमें जो अभिसारी चिंतन होता है ना, इसमें पहले से दिए गए तथ्यों या आंकड़ों के या सूचनाओं के आधार पर जो चिंतन किया जाता है वही क्या होता है? अभिसारी चिंतन। जो निगमनात्मक होता है क्योंकि पहले से हमारे लिए दिया हुआ है। जैसे निगमन विधि होती है, उसका जो शिक्षण सूत्र होता है नियम से उदाहरण की ओर, उस पर आधारित चिंतन है। कौन सा? अभिसारी चिंतन। तो प्रश्न सीधा बनता है नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित चिंतन है तो कौन सा होगा? अभिसारी चिंतन। कौन सा? अभिसारी चिंतन। ठीक है साहब। नेक्स्ट आता है सृजनात्मक चिंतन। नेक्स्ट आता है सृजनात्मक चिंतन। इसको आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है आगमनात्मक चिंतन। हमें दोनों नाम मालूम होने चाहिए भाइयों, क्योंकि हमें दोनों नाम याद होने चाहिए। कौन सा नाम पूछ ले वो मनोविज्ञान की एक विशेषता है। हर साइकोलॉजिस्ट प्रश्न में नाम चेंज होते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूर्व तथ्यों में सृजनात्मक चिंतन होता है या आगमनात्मक चिंतन होता है। इसमें क्या है, जो पहले से तथ्य या सूचना हमारे पास होती हैं उन्हीं तथ्यों में नए तथ्य जोड़कर, नई सूचनाएं जोड़कर समाधान किया जाता है। तो क्या होता है? सृजनात्मक आगमनात्मक चिंतन में पहले से जो तथ्य दिए होते हैं उन्हीं में नए तथ्य जोड़कर समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो ये कौन सा हुआ? सृजनात्मक चिंतन। किसका भाग है? यथार्थवादी चिंतन का दूसरा भाग। नेक्स्ट आता है आलोचनात्मक चिंतन। इसमें व्यक्ति वस्तु के गुण दोष पर चिंतन करता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि वस्तु के गुण दोष का आकलन करके चिंतन करता है कि कौन सी वस्तु सही है और कौन सी वस्तु गलत है। तो ये कौन सा हुआ? आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनाएं की जाती हैं, गुण दोष का आकलन किया जाता है। कौन से चिंतन में? आलोचनात्मक चिंतन में। तो आलोचनात्मक चिंतन भी क्या है? यथार्थवादी चिंतन का एक हिस्सा या भाग या प्रकार। ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं, तो ये तो हो गए हमारे चिंतन के प्रकार। किसके अनुसार? जिक्वार्डो तथा रुख। कितने प्रकार बांटा था? 2 प्रकार में।
स्वैधी चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। नेक्स्ट आता है चिंतन के साधन। चिंतन के साधन सीधा प्रश्न पूछता है, निम्न में से चिंतन के साधन हैं या नहीं हैं? तो प्रतिबोधन पहला है, प्रतिबोधन। दूसरा है प्रतिमा। अब प्रतिमा के बारे में देखिए, प्रतिमा चिंतन का प्रमुख साधन होता है। तो प्रश्न आता है कि चिंतन का प्रमुख साधन किसे माना गया है? तो प्रतिमा। किसे? प्रतिमा को चिंतन का प्रमुख साधन माना गया है, प्रतिमा को। ठीक है सब। नेक्स्ट आता है प्रत्यय। प्रत्यय चिंतन का महत्वपूर्ण आधार है। अब सीधा प्रश्न बनता है कि चिंतन का महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? तो प्रत्यय। ठीक है। चौथी विशेषता है या चौथे साधन है चिंतन का, चिंतन प्रक्रिया में व्यक्ति भाषा के माध्यम से स्वयं से बातचीत करता है। चिंतन की जो प्रक्रिया चलती है उसमें व्यक्ति भाषा के माध्यम से स्वयं से बातचीत करता है। तो भाषा भी क्या है? चिंतन का साधन। नेक्स्ट पांचवा साधन है संकेत एवं चिन्ह। संकेत एवं चिन्हों के माध्यम से भी चिंतन किया जाता है। किसी के द्वारा संकेत करने पर उस पर चिंतन करना, मनन करना, या कोई चिन्ह बता दिया जाता है उस पर मनन करना या चिंतन करना, ये भी क्या है? चिंतन के साधन। सूत्र पर जैसे नियम बता दिया जाता है, उस नियम पर मंथन करना, चिंतन करना, ये भी क्या है? चिंतन का साधन है। तो ये सभी चिंतन के साधन है। प्रतिबोधन, प्रतिमा, प्रत्यय, भाषा, संकेत एवं चिन्ह तथा सूत्र। यहाँ से इन लाइनों में से चिंतन काफ़ी इतना मैटर चिंतन के लिए, यहाँ से सीधा प्रश्न इन्हीं में से तैयार होता है कि चिंतन के साधन क्या हैं, चिंतन के प्रकार तथा चिंतन के बारे में। विटेकर की इस लाइन को ध्यान रखना, चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार किसने कहा है? विटेकर ने। सीधी लाइन बनती है। तो दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मोटिवेशन देने के लिए, जिससे कि हम आगे और अच्छा मैटर तैयार कर सकें। बिल्कुल देसी भाषा में आपको कंटेंट दिया जाएगा समझने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम सभी भाइयों को।